दिया था कि मंगोली और चिमना भाग जाते हैं। ठीक है भी, तो शुरुआत करते हैं। ये है मंगोली और मंगोली के साथ है चिमना। मंगोली और चिमना। ठीक है, मंगोली और चिमना दोनों भागे। अब इन्होंने पूरे भारत में शरण मांगी, अलग अलग राजाओं के यहां गए, सभी से इन्होंने शरण मांगी, लेकिन वही बात कि अलाउद्दीन खिलजी से पंगा कौन ले। तो फाइनली ये दोनों कहां पहुंच गए? फाइनली ये दोनों पहुंच गए रणथंबोर। रणथंबोर राजस्थान में है, रणथंबोर। तो फाइनली ये रणथंबोर पहुंच गए। और रणथंबोर का राजा कौन था? रणथंबोर का राजा था हमीर देव। क्लियर है? रणथंबोर का राजा था हमीर देव। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस हमीर देव को याद रखना, ये आगे जाकर आएगा और ये फिर आ चुका है वापिस हमीर देव, क्योंकि हमीर देव से खिलजी वंश की पुरानी दुश्मनी है। और जो हमीर देव था, इसने पहले किसको हराया था? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा को हराया था, यानी कि फिरोज शाह खिलजी को। तो फाइनली ये दोनों किसके पास पहुंच गए? हमीर देव के पास। तो हमीर देव ने मंगोली और चिमना को क्या दे दी? शरण। शरण आप समझती होगी, कहते भी दोनों यहां पर रहो, खाओ पियो, ऐश करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं, अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों चिंता मुक्त हो गई। ठीक है, अपनी प्रेम कहानी में ये आनंद ले रहे हैं। लेकिन उधर अलाउद्दीन खिलजी ने इनके पीछे लगाए हुए थे गुप्तचर यानी कि आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। भी पता करो ये दोनों भागकर कहां गए। तो इन्हीं गुप्तचरों में, इन्हीं इस जासूसों में अलाउद्दीन खिलजी का एक जासूस था मलिक कफूर। मलिक कफूर। अब कुछ बच्चे ये ना कहना कि ये जासूस नहीं था, ये उसका सेनापति था, ये है वो है। कुल मिला के मलिक कफूर किसके लिए काम कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि कुछ बच्चों ने वो पद्मावत फिल्म देख ली होगी और उसके अकॉर्डिंग अब कहानी बताने बैठ जाएंगे। याद रखना बेटा, हिस्ट्री में जो कहानी आएगी, जो स्टोरी आएगी, वो फिल्म के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगी। तो फाइनली मलिक कफूर ने इस बात का पता लगा लिया। मैं बड़े शब्दों में लिख देता हूं, मलिक कफूर ने इस बात का पता लगा लिया कि चिमना और मंगोली कहां पर है। ये मलिक कफूर कौन है, इसकी भी मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। ये कौन था, कहां से आया, किस प्रकार ये आया, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो मलिक कफूर ने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि महाराज जो चिमना और मंगोली है वो किसके पास है? हमीर देव के पास है। क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को मैसेज भेजा भी ये दोनों जो हैं ये मेरे को सौंप दे, क्योंकि ये मेरे दोषी है। लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि हमीर देव जैसा कोई जिद्दी राजा नहीं था। मैं ये आपको पहले बता चुका हूं। जिद्दी का मतलब जो प्रण कर लिया वो सुना है ना, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है, यहां पर हमीर देव को लेकर एक कहावत है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, जिद्दी को हिंदी में कहते हैं हठ। जिद्दी को हिंदी में क्या कहा जाता है? हठ। ठीक है, तो कहा जाता है इतिहास का सबसे हठी राजा कौन था? हमीर देव था। कहा जाता है 3 तरह के हट होते हैं, मतलब 3 तरह की जिद होती है। सबसे पहले होता है बाल हट। बच्चे की जिद होती है, सुना होगा। बच्चा अगर कोई जिद पकड़ ले तो फिर उसे वो पूरा करके छोड़ा जाता है। बाल हट के बाद होता है जोग हट। जो ये जोगी होते हैं, संत होते हैं, साधु संत, इनके बारे में भी सुना होगा कि ये बहुत ज्यादा हठी होते हैं, तभी तो ये भगवान को प्राप्त करते भी उसे प्राप्त करना ही करना है।
बाल हट, जोग हट, इसके बाद आता है त्रिया हट। त्रिया होती है औरत, यानी कि औरत की जिद। ये भी काफी भयंकर मानी जाती है। माफी चाहूंगा जो मतलब लड़कियां ऑनलाइन बैठी हैं, ऐसा कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि इतिहास में कि इनकी जिद सबसे भयंकर होती है। बाल हट, जोग हट, त्रिया हट। कहते हैं इनकी हट भी फेल थी, इनकी जिद भी फेल थी। किसके सामने? हमीर देव के सामने। तो इतिहास में कहा जाता है पहले बाल हट, फिर जोग हट, फिर त्रिया हट और उसके बाद हमीर हट। तो इतना जिद्दी शासक था ये भी। समझ में आ गई बात? हमीर देव कहता देख अलाउद्दीन खिलजी, मैंने अगर एक बार वादा कर दिया तो अब मैं मुकरने वाला नहीं हूं, परिणाम चाहे जो भी हो। और मेरा मानना यही है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। परिणाम अगर एक बार अगर आपने फैसला कर लिया फिर तो देखा जाएगा जो होगा। ठीक है भी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? हमीर देव के किले को घेरा डाल लिया। हमीर देव के किले को यानी कि रणथंबोर को क्या कर दिया? घेरा डाल दिया। अब मैंने आपको बताया कि रणथंबोर का जो किला है वो कौन सा किला है? 7 पहाड़ियों का किला है, सातों तरफ से घिरा हुआ है। इस किले को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मैंने आपको बताया था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ये घेरा 26 महीने तक रहा था। 26 मंथ। ठीक है, कितने महीने तक रहा था? 26 महीने तक रहा था अलाउद्दीन खिलजी का ये घेरा। लेकिन फिर भी हमीर देव की हट को तोड़ नहीं पाया। सोचने वाली बात है, आपके घर के अराउंड 26 महीने कोई घेरा डाले रखे, ना आप बाहर आ जा सकते, ना आ सकते, ना जा सकते। तो 26 महीने का ये घेरा डला रहा। इस 26 महीने के घेरे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे कहा जाता है तुर्क पॉलिसी। तुर्क पॉलिसी, हिंदी में तुर्क नीति। अलाउद्दीन खिलजी को यह लगने लगा भी ये घेरे घुरे डाल के तो मैं जीत सकता नहीं हूं, अब मुझे अपनी पॉलिसी का यूज करना पड़ेगा। और इस पॉलिसी को बोला गया तुर्क पॉलिसी, तुर्क नीति। कहने का मतलब दुश्मन की जो सेना है, दुश्मन की सेना को साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद का मतलब दुश्मन की सेना को जैसे मर्जी करके अपनी तरफ कर लो, इसे तुर्क नीति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं, आप सभी हमीर देव हो। अब मैं 26 महीनों में क्या हो चुका हूं? फेल हो चुका हूं 26 महीनों में। तो मैंने पॉलिसी बनाई कि आपके जो सैनिक है उन्हें किसी ना किसी तरीके से मेरी तरफ करूं। इसी पॉलिसी को तुर्क पॉलिसी कहा जाता है। अब ये पॉलिसी अपनाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? हमीर देव के 2 सबसे विश्वास पात्र, जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास करता था हमीर देव, रतिपाल, याद रखना, रतिपाल और रणमल। रतिपाल और रणमल नाम याद रखना बेटा। ये 2 सबसे ज्यादा क्या है? विश्वास पात्र है। किसके? हमीर देव के। इन्हें अपनी तरफ कर लेगा अलाउद्दीन खिलजी और लालच देगा कि जैसे ही हम हमीर देव को जीत लेंगे और हमीर देव को मार देंगे, वैसे तुम दोनों को राजा बना दिया जाएगा रणथंबोर का। और इसे ही कहा जाता है तुर्क नीति। और यहीं पर एक कहावत लागू होती है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो यहां तक की कहानी किस किस को समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक की कहानी किस किस को समझ में आ गई, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। यस सर लिख के बता दो।
ठीक है, तो जल्दी बता दो कमेंट करके। क्लियर है? एक बच्चे का मैसेज आ गया, क्लियर है, हाँ ठीक है, ओके ओके, आ रहा है मैसेज, क्लियर क्लियर, सभी बच्चों की आ रहे हैं मैसेज, क्लियर है। साजन कैंथ क्लियर, प्रीति बांगर क्लियर, किरण जोत कौर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो लोग थे, बढ़ते हैं आगे। प्रतिपाल और रनमल अब ये मिल जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में, और ये बताएंगे कि पहाड़ियों को कैसे क्रॉस करना है, क्योंकि अनजान आदमी उन पहाड़ियों में फंस कर रह जाता था। और ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को एंट्री करवा देते हैं किले के अंदर। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के अंदर घुस जाती है, और ये युद्ध लड़ा गया 1301 में। तो यहां पर याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में युद्ध कब लड़ा गया? 1301 में लड़ा गया। कहां लड़ा गया? रणथंभौर में लड़ा गया। 26 महीने के बाद अलाउद्दीन खिलजी कामयाब हो पाता है उनके दो सैनिकों को अपनी तरफ करके, और वो सैनिक अलाउद्दीन खिलजी को एंट्री करवाते हैं किले तक, और कहते हैं कि किले में भयंकर युद्ध होता है। राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, हमीर देव बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन जब दुश्मन घर में आ जाए तो फिर जितनी मर्जी बहादुरी हो, वो बहादुरी साइड में रह जाती है, क्योंकि अपने ही लोगों ने दुश्मन को एंट्री दे दी। अब बहादुरी क्या करेगी जब हमारे लोग ही दुश्मन के साथ मिल गए। तो इस प्रकार से 1301 में भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में भयंकर युद्ध करता हुआ मारा जाता है हमीर देव। 1301 में हमीर देव की हो जाती है मृत्यु। क्लियर है? तो हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद बात करेंगे हमीर देव की पत्नी। हमीर देव की पत्नी यानी कि वाइफ, हमीर देव की पत्नी का नाम होता है रंगबाई। रंगबाई, हमीर देव की पत्नी का नाम होता है रंगबाई। अब रंगबाई बच गई क्योंकि हमीर देव तो मारा गया। तो रंगबाई को पता था कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी है ये हमेशा गलत नजर रखता है औरतों के ऊपर, इसलिए जो रंगबाई थी अपनी आन बान और शान बचाने के लिए 1301 में कर लेती है जोहर। जोहर जिसको कहा जाता है कि आग के हवाले अपने आप को समर्पित कर देना, या सती बाद में एक सती प्रथा का रूप ले लेती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अपनी इज्जत, अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए रंगबाई करती है जोहर। कब? 1301 में। और याद रखना ये पहला जोहर था, फर्स्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि पहला जोहर किसने किया था? पहला जोहर 1301 में हुआ था, आग के हवाले अपने आप को समर्पित कर देना अपनी आन बान और शान बचाने के लिए। ठीक है, 1301 में पहला जोहर किया था रंगबाई ने, जो हमीर देव की पत्नी थी। क्लियर है? क्यों किया, किन कारणों से किया, ये आप सभी को पता लग ही गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमीर देव चिमना और मंगोली की सहायता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कहा जाता है कि इस युद्ध में मंगोली भी बड़ी बहादुरी से लड़ा, और मंगोली ने अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे सैनिकों को मारा। अब कहा जाता है कि मंगोली घायल पड़ा था इस किले के अंदर। यहां पर फिर एक कहानी है, कहते हैं कि मंगोली इस किले में घायल पड़ा था, बड़ी उसकी दुर्दशा हो चुकी थी, और अलाउद्दीन खिलजी मंगोली के पास गया और मंगोली को उठाया, क्योंकि मंगोली की बहादुरी को सलाम करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो मंगोली की बहादुरी को देखकर अलाउद्दीन खिलजी बोला कि तू पहले ही बहादुर था, अब भी बहादुर है,
मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू बस ये बता भी चिमना को छोड़ दे, और इसके बाद ये बता भी अगर मैं तेरे को छोड़ दूं तो तू क्या करेगा। तो यहां पर मंगोली एक बात कहता है अलाउद्दीन खिलजी को, घायल कहता, देख अलाउद्दीन खिलजी, हमीर देव ने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, अगर तू मेरे को जिंदा छोड़ देगा तो अलाउद्दीन खिलजी मैं तेरे को मार दूंगा, और तेरे को मार के हमीर देव के बेटे को रणथंबोर का राजा बना दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात सुनते ही मंगोली को यहीं पर मार दिया। क्लियर है? अब बची कौन? चिमना। अब बची चिमना। वो सुना है ना, तेरा क्या होगा कालिया। अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया चिमना के पास, भाई हाँ तू बता, तू बढ़िया छड़ा मार दी सी, तेनू क्या सी कहना, भी लाभ भी लूंगा। चिमना भी आगे से पूरे जोश में, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये लो चिमना को भी मार दिया। इस प्रकार से एक प्रेम कहानी का अंत हुआ, और भारत में पहला जौहर किन कारणों से हुआ वो आपको क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आई होगी। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और किस्सों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लियर करके बता दो, यस सर क्लियर है। जल्दी कमेंट कर दो बच्चों। यस सर, यस यस। ठीक है बच्चों, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और अब कुछ और बातों को करते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलजी ने कौन कौन से अटैक कब कब किए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला अटैक अपन देखते हैं खिलजी का, अभी रणथंबोर। पहला हमला रणथंबोर, अभी जिसकी मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। रणथंबोर पर हमला कब किया? 1301 में। क्लियर है? रणथंबोर पर हमला कब किया? 1301 में। सारी कहानी मैं बता चुका हूं। रणथंबोर के बाद आएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एक तो इतिहास में ये हमीरदेव वाला बहुत पूछा जाता है, एक चित्तौड़गढ़ वाला बहुत पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया 1303, और इसमें वो सारी की सारी कहानी आएगी रानी पद्मावती वाली। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, फिल्म के अकॉर्डिंग मत आ जाना फिल्म देखकर, और फिल्म देखकर आप कहीं कमेंट करने लग जाओ ऐसा हुआ था ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, इतिहास में जो लिखा है वो ही पढ़ाऊंगा, फिल्म नहीं। यहाँ पर फिल्म में ये दिखाया, फिल्म में तो बहुत कुछ दिखाया है। समझ में आ गई बात ना? रानी पद्मावती के बारे में सही से जानना, फिर आपको पता लगेगा कि क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी। वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा, तो यहां से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रानी पद्मावती वाला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ 1303। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमला किया सिवाना पर। मैं क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट हमला किया सिवाना पर। सिवाना, नेक्स्ट हमला कहां पर किया? सिवाना। सिवाना पर हमला कब किया? 1308 में। सिवाना पर किया 1308 में। ठीक है, रख लो याद। क्या याद रखना, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। सिवाना पर जो अटैक किया गया था, इस अटैक में अलाउद्दीन खिलजी का मेन साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमांडू
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमाल। क्लियर। तो सिवाना के अटैक में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालू का था। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीत लिया तो कमालू को सिवाना का गवर्नर बना दिया था। सिवाना का क्या बना दिया था? गवर्नर बना दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना का नाम क्या कर दिया था? चेंज। सिवाना का नाम क्या कर दिया? चेंज। और सिवाना का नाम रख दिया खैराबाद। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है। सिवाना 1308, नाम क्या कर दिया? चेंज। और नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया यहां का? खैराबाद। 3 अटैक हो चुके हैं और एक अटैक और बताऊंगा। एक अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर। जालोर पर कब किया? 1311 से 1312 के बीच में। ठीक है। 1311 से लेकर कब किसके बीच में? 1312 के बीच में बताया जाता है। ये चारों के चारों अटैक कौन सी स्टेट पर है? राजस्थान पर है। ये चारों के चारों अटैक याद रखना कौन सी स्टेट पर है? राजस्थान पर है। किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के हैं। ठीक है। तो राजस्थान के चारों अटैक मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब अलाउद्दीन खिलजी के साउथ इंडिया के अटैक देखते हैं। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के हमलों को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में साउथ इंडिया के वारंगल पर अटैक किया। कहां पर? वारंगल। दक्षिण भारत के कहां पर अटैक किया? वारंगल पर अटैक किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है भी। वारंगल का राजा कौन था? वारंगल का राजा था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रादेव। प्रताप रुद्रादेव। क्लियर है? तो 1303 में कहां पर अटैक किया? वारंगल पर। ठीक है। 1303 में कहां पर अटैक किया? वारंगल पर अटैक किया। वारंगल का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव जो था वारंगल का राजा था। ठीक है। इस अटैक में अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही एक सेनापति को भेजा। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप सेनापति के नाम अलग अलग बोल रहे हो। राजाओं के बहुत सारे सेनापति होते थे। ठीक है। अलग अलग अभियानों पर अलग अलग सेनापति भेजे जाते थे। कहीं पर मलिक छज्जू आएगा तो कहीं पर मंगोली आएगा। ठीक है। तो यहां पर अटैक करने के लिए गया था मलिक छज्जू। मतलब याद रखना कौन अटैक करने गया था? मलिक छज्जू। ठीक है। मलिक छज्जू अटैक करने गया था 1303 में। तो याद रखना साउथ इंडिया पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया? 1303 में। कहां किया? वारंगल में। वारंगल का राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव। अटैक कौन करने गया? मलिक छज्जू। इस हमले में मलिक छज्जू की बुरी तरह से हार हुई और जीता कौन? प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव जीता और मलिक छज्जू बुरी तरह से हारा। ठीक है। अब मलिक छज्जू जब हार गया तो अब अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि इस बात का क्या लिया जाए? इस बात का लिया जाए बदला। सीधी सी बात है, बदला तो ले गए। बदला तो ले गए। तो बदला लेने के लिए 1310 में
बदला लेने के लिए 1310 में फिर से वारंगल पर अटैक किया जाता है। फिर से वारंगल पर अटैक किया जाता है बदला लेने के लिए, लेकिन अब अटैक 1310 में किया गया 7 साल के बाद। ठीक है, वारंगल का राजा तो सेम वही है, रुद्र प्रताप देव, लेकिन इस बार लड़ने के लिए किसे भेजा गया? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा मलिक कफूर को। किसे भेजा? मलिक कफूर। बच्चों के मन में आ रहा होगा मलिक कफूर, मलिक कफूर। मैं बता दूं, जैसा फिल्म में दिखाया गया है वैसा कुछ नहीं है। मलिक कफूर है चाहे जो भी है, मलिक कफूर की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, क्योंकि मैंने पद्मावती के बारे में बताना है, तो वो सारा कुछ क्लियर करूंगा मैं आपसे। तो ऐसा कुछ मत याद रखना जो फिल्म में दिखाया है, इतने में खरीदा था, ये है वो है, क्योंकि इतिहास में कुछ अलग बातें हैं जो हमने पढ़ दी हैं, हमने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, इस युद्ध में मलिक कफूर को भेजा गया और इस युद्ध में जीतेगा मलिक कफूर, यानी कि रुद्र प्रताप हार गया और 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कब्जा कर लिया? वारंगल पर कब्जा कर लिया। क्लियर? आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्क रिफिल कर लूं और क्लास ठीक लग रही होगी। और बच्चों तैयारी करो मन लगाकर, यही कहूंगा आप सभी को मैं। और फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट ना किया करो, मेरा भी मत करो, अपना ही मत करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। क्लासें कैसे लग रही है आप बताओ। कुछ बच्चे नोट्स बोल रहे थे कि सर आपने पिछले लेक्चर के नोट्स नहीं दिए, क्षमा चाहूंगा। ठीक है, और वो नोट्स जो है मैंने आज गिल सर को पहुंचा दिए हैं और आज रात तक या कल मॉर्निंग तक वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कल क्लास क्यों नहीं लगी, क्योंकि कल बेटा बठिंडा में बहुत ज्यादा बरसात थी, थोड़े नेटवर्क इशू थे, इसलिए क्लास नहीं लग पाई। तो वैसे मेरी 3 दिन क्लास होती है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत। ठीक है, हो सके तो बहुत जल्द और क्लासेस भी लेकर आएंगे। ज्योग्राफी है या पॉलिटिक्स है या पंजाब हिस्ट्री है, पंजाब जीके है, करंट अफेयर है, जर्नल साइंस है या मिसलेनियस है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे जीके का वो आपको एक कहानी के प्रकार ही लगेगा। कोई टेंशन मत लो, चाहे आपका किसी मर्जी सब्जेक्ट में जो है हाथ टाइट है या कमजोर है, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बस आपने मन लगाकर पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मनप्रीत कौर कह रही है फिल्म देखी बेकार। देखो मनप्रीत जी, पता क्या होता है, फिल्म के अंदर उन्होंने फिल्म बेचनी है और फिल्म बेचने से उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो इतिहास में लिखा है हमने वो पढ़ना है एनसीईआरटी में। अब फिल्म में क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, ठीक है, वहां तो बहुत कुछ दिखाया है, मैं कुछ बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि कंट्रोवर्सी काफी रही है फिल्म को लेकर, और वो इसीलिए रही है क्योंकि इतिहास के तथ्यों को जुटलाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के मेन काम, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट हो पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के मेन वर्क, मुख्य कार्य। ठीक है भाई, अब अलाउद्दीन खिलजी टाइटल धारण करेगा। टाइटल बोले तो उपाधि, और अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की जिले इलाही। जिले इलाही से कुछ याद आया? इससे पहले भी एक राजा जिले इलाही की उपाधि धारण कर चुका है और वो है बलवन। जिले इलाही का मतलब क्या होता है? गॉड शैडो, भगवान की छाया, बता चुका हूं। ठीक है, तो पहला कौन था? बलवन, और उसके बाद ये उपाधि कौन धारण करता है? जिले इलाही की उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी फार्मर्स पर, यानी कि किसानों पर, ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी फार्मर पर, फार्मर यानी कि किसानों पर 1/2 टैक्स लगाता है। क्लियर है? ये प्रश्न वैसे कई बार पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर, फार्मर्स पर कितना टैक्स लगाया था। टोटल फसल का, टोटल क्रॉप का 1/2 टैक्स लगाया था और टाइटल धारण किया था कौन सा? जिले इलाही का। आशा करता हूं क्लियर होगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी को सैलरी देनी शुरू की। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये मैंने पहले ही बताया। इससे पहले भी कुछ राजा थे जिन्होंने सैलरी देनी शुरू की, फिर बंद कर दी, फिर शुरू की, फिर बंद कर दी, ये चलता रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से क्या देनी शुरू की? सैलरी। तो मेन याद रखना टाइटल कौन सा था? जिले इलाही का। फार्मर्स के लिए 1/2 क्या लगा दिया? टैक्स। और इसके अलावा आर्मी की क्या शुरू की? सैलरी शुरू की। यहां पर एक चीज और याद रखना, वैसे तो ये मेरे को हिंदी में पता है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। हुलिया लिखने की प्रथा, ये प्रश्न कई बार आता है। अब हुलिया लिखना जो है इसका इंग्लिश मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हुलिया होता है फेस, फेस होता है हुलिया जिसको बोलते हैं। तो पुराने जमाने में जो चोर होते थे, क्रिमिनल्स होते थे, उनका स्केच बनाने का सिस्टम जो है हुलिया लिखने की प्रथा। हुलिया लिखना समझ गए? ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। थोड़ा इंग्लिश में आप देख लेना हुलिया लिखने की प्रथा को क्या कहते हैं, मेरे को ध्यान में नहीं है, ठीक है? तो याद रखना हुलिया लिखने की प्रथा कौन लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया प्राइस कंट्रोल सिस्टम। प्राइस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है भाई। प्राइस कंट्रोल सिस्टम को लेकर यहां पर एक कहानी सुनाऊंगा। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भारत के अंदर मूल्य नियंत्रण प्रणाली लेकर आया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इंग्लिश में आप बोलोगे प्राइस कंट्रोल सिस्टम। हिंदी में मैं लिख ही देता हूं, मूल्य मूल्य नियंत्रण प्रणाली यानी कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ प्राइस कंट्रोल सिस्टम का? कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज बेचता है और चीज को बेचते समय ठगी मारता है, फॉर एग्जांपल 1 किलो चीनी है, पैसे 1 किलो के ले लिए लेकिन दी 900 ग्राम, तो अगर ऐसा कोई आदमी पाया गया तो उसकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया जाता था। तो ये उसने सजा बनाई थी कि अगर कोई सामान को बेचते समय कम तोलेगा, अगर वो पकड़ा गया तो उसकी बॉडी का पार्ट काट दिया जाएगा। इस तरह से वो प्राइस कंट्रोल सिस्टम लेकर आया। कहा जाता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी खुद मार्केट में अपना रूप चेंज कर कर गया और एक दुकानदार से शक्कर खरीदी और उस दुकानदार ने शक्कर कम तोली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत खंजर निकाला और उसका हाथ काट दिया। तो यहां पर याद रखना अलाउद्दीन खिलजी रूल लेकर आया कि कोई कम तोलेगा तो उसकी बॉडी का एक पार्ट काट दिया जाएगा। ठीक है। प्राइस कंट्रोल सिस्टम को चलाने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए उसने 2 अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनवाए। ठीक है। पहले डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, ठीक है। सेकंड है शाह ए मंडी। शाह ए मंडी। तो प्राइस कंट्रोल करने के लिए 2 डिपार्टमेंट बनवाए गए। पहले डिपार्टमेंट का नाम दीवाने रियासत और दूसरे का शाह ए मंडी। दीवाने रियासत जो था वो व्यापार को कंट्रोल करने के लिए था, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए था।
बिजनेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। और शाही मंडी की बात की जाए तो ये शाही मंडी जो थी ये फार्मर्स के लिए थी, किसानों के लिए थी, कि किसान अपनी फसल इस मंडी में बेच सकते हैं। जैसे कि आज अपना मंडी बोर्ड है, ठीक उसी प्रकार से शाही मंडी बनाई गई किसानों के लिए। और व्यापार को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था दीवाने रियासत। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट बनवाया गया, ठीक है, एक और डिपार्टमेंट बनवाया गया सराय अदल। सराय अदल, सराय अदल एक मार्केट थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल पर्पस के लिए देखो, किसानों की तो मार्केट कौन सी होगी, किसानों की मार्केट तो मैंने अभी आपको बताया है शाही मंडी, जहां पर किसान अपनी फसल बेच सकता था। लेकिन किसानों के अलावा भी तो और ट्रेड होता है, कपड़ा बेचना है, मिर्च बेचना है, मिसाले बेचने हैं, सेंट बेचना है, परफ्यूम बेचना है। ऐसों के लिए बनाई गई सराय अदल। फॉर एग्जांपल बठिंडा का धोबी बाजार, या आपके हर शहर में एक ऐसा ना ऐसा बाजार होता होगा। किसानों की मंडियां तो अलग होती है, आप सभी को पता है। मतलब एक जनरल मार्केट बनवाई गई जहां रोजमर्रा का सामान मिले, और उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया सराय अदल। तो 3 नाम याद रखने हैं, दीवाने रियासत, शाहनाए मंडी, और इसके अलावा सराय अदल। ठीक है, अब यहां पर मैं एक किताब बताऊंगा, किताब का नाम ध्यान से लिखना, ठीक है। किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ये एक बुक है, ये किताब है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है इस तारीख ए फिरोज शाही के राइटर कौन है। इसके राइटर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। कौन है राइटर, तो याद रखना जियाउद्दीन बर्नी। बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है तारीख फिरोज शाही। जब आप जियाउद्दीन बर्नी की किताब पढ़ोगे तारीख फिरोज शाही, तो इस बुक में लिखा है अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि ये जो मार्केट वगैरह पढ़ रहे हैं ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब इकोनॉमी पॉलिसी से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमी पॉलिसी का जिक्र किस किताब में है, तो तारीख फिरोज शाही में है। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है, याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी। कौन है बेटा, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की कुछ और जानकारियां कुछ और किताबों से भी मिलती है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे अमीर खुसरो की किताब, अमीर खुसरो, ठीक है, किसकी किताब पढ़ोगे, अमीर खुसरो की किताब। अमीर खुसरो के बारे में बता दूं, इसे भारत का तोता या तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है कि तबला, सुना होगा, तबला और सितार, तबला और सितार जो है उसका इन्वेंशन अमीर खुसरो ने किया था। तबला और सितार का इन्वेंशन किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। और अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है खजाई नूल फतूह। थोड़ा नाम टिपिकल है, मैं इसीलिए हिंदी में लिख रहा हूं, खजाई नूल फतूह, ठीक है बच्चों। तो अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तूतिए हिंद या भारत के तोते के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। क्लियर है।
किस चीज की इन्वेंशन की? तबले की और सितार की इन्वेंशन की। और कौन सी किताब लिखी? खजाई नूल फतूह किताब लिखी। इस किताब में भी हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। और अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी किन किताबों से मिलती है वो भी लिखवा देता हूं। ठीक है, इब्न बतूता की किताब है। इब्न बतूता, ये इब्न बतूता कौन था ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये इब्न बतूता कौन है। एक बार आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लो आराम से। इब्न बतूता, ठीक है। वैसे तो ये अफ्रीका से आया था और अफ्रीका से आया कि कुछ समय भारत में रहा, फिर कुछ समय भारत में रहने के बाद ये चाइना में चला गया एम्बेसडर बन के। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। इब्न बतूता की एक किताब है रिहाता। रिहाता, अगर आप इब्न बतूता की रिहाता किताब पढ़ोगे तो भी आपको किसकी जानकारी मिलेगी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलेगी। क्लियर है? तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए वो भी आप देख लेते हैं। अभी अलाउद्दीन खिलजी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। अभी 1 घंटा और लगेगा क्योंकि हमने पद्मावती, रानी पद्मावती के बारे में पढ़ना है, और गोरा और बादल के बारे में पढ़ना है, राणा रतन सिंह के बारे में पढ़ना है, और मलिक कफूर के बारे में पढ़ना है कि मलिक कफूर कहां से आया और कैसे आया। तभी जब ये सारा पढ़ लेंगे तब अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट होगा। तो आज ये मत समझना कि आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, जमात खाना मस्जिद। तो जमात खाना मस्जिद बनवाने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अलाई दरवाजा, मलाई मत लिख देना, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। इसके बाद सीरी फोर्ट, यहां तक दिख रहा है, ज्यादा ऊपर लिख दिया। सीरी फोर्ट, सीरी का किला, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और सीरी के किले के बाद हजार खंबा महल, हजार खंबा महल। तो ये सारी चीजें बनवाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आशा करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अभी खत्म नहीं हुआ, बड़ा ही अभी एक इंटरेस्टिंग किस्सा बचा हुआ है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूं आप सबको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, और अगली क्लास में 100+ लाइव आपने करवाने हैं, क्योंकि आप जब मोटिवेट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और मैं वो ही पढ़ाऊंगा जो किताबों में लिखा है, फालतू कहानियां मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टीचर पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हाँ, आपने भी पढ़ा होता है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने वही पढ़ना जो एग्जाम में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फिल्मों की कहानी यहां मत लेके आना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।